मुझे सन याद नहीं रहा, लेकिन वही दिन थे जब अमृतसर में हर तरफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते थे। उन नारों में मुझे अच्छी तरह याद है, एक अजीब किस्म का जोश था, एक जवानी, एक अजीब किस्म की जवानी, बिल्कुल अमृतसर की गुज्जरियों की सी, जो सर पर अपनों के टोकरे उठाए बाजारों को जैसे काटती हुई चलती हैं। खूब दिन थे। फिजा में जो वो जलियांवाला बाग के जोनैन हादसे का उदास खौफ समोया रहता था, उस वक्त बिल्कुल मफकूद था। अब उसकी जगह एक बेखौफ तड़प ने ले ली थी, एक अंधाधुंध जस्त ने जो अपनी मंजिल से नावाकिफ थी। लोग नारे लगाते थे, जुलूस निकालते थे और सैकड़ों की तादाद में धड़ाधड़ कैद हो रहे थे। गिरफ्तार होना एक दिलचस्प शुगल बन गया था। सुबह कैद हुए, शाम छोड़ दिए गए, मुकदमा चला, चंद महीनों की कैद हुई, वापस आए, एक नारा लगाया, फिर कैद हो गए। जिंदगी से भरपूर दिन थे। एक नन्हा सा बुलबुला फटने पर भी एक बहुत बड़ा भंवर बन जाता था। किसी ने चौक में खड़े होकर तकरीर की और कहा, हड़ताल होनी चाहिए। चलिए जी, हड़ताल हो गई। एक लहर उठी कि हर शख्स को खादी पहननी चाहिए ताकि लंका शाइज के सारे कारखाने बंद हो जाएं। विदेशी कपड़ों का बायकॉट शुरू हो गया और हर चौक में अलाव जलने लगे। लोग जोश में आकर खड़े खड़े वहीं कपड़े उतारते और अलाव में फेंकते जाते। कोई औरत अपने मकान के शे नशी से अपनी नापसंदीदा साड़ी उछालती तो हुजूम तालियां पीट पीट कर अपने हाथ लाल कर लेता। मुझे याद है, कोतवाली के सामने टाउन हॉल के पास एक अलाव जल रहा था। शेखों ने, जो मेरा हम जमात था, जोश में आकर अपना रेशमी कोट उतारा और विदेशी कपड़ों की चिता में डाल दिया। तालियों का समंदर बहने लगा, क्योंकि शेखों एक बहुत बड़े टोडी बच्चे का लड़का था। उस गरीब का जोश और भी ज्यादा बढ़ गया। अपनी बॉस्की की कमीज उतार वो भी शलों के नजर कर दी, लेकिन बाद में ख्याल आया कि उसके साथ सोने के बटन थे। मैं शेखों का मजाक नहीं उड़ाता। मेरा हाल भी उन दिनों बहुत दगरगूंग था। जी चाहता था कि कहीं से पिस्तौल हाथ में आ जाए तो एक दहशत पसंद पार्टी बनाई जाए। बाप गवर्नमेंट का पेंशन ख्वार था, उसका मुझे कभी ख्याल ना आया। बस दिलो दिमाग में एक अजीब किस्म की खदबुत रहती थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी फ्लैश खेलने के दौरान दो पान में रहा करती है। स्कूल से तो मुझे वैसे ही दिलचस्पी नहीं थी, मगर उन दिनों तो खास तौर पर मुझे पढ़ाई से नफरत हो गई थी। घर से किताबें लेकर निकलता और जलियांवाला बाग चला जाता। स्कूल का वक्त खत्म होने तक वहां की सरगर्मियां देखता रहता या किसी दरख्त के साए तले बैठकर दूर मकानों की खिड़कियों में औरतों को देखता और सोचता कि जरूर उनमें से किसी को मुझसे इश्क हो जाएगा। ये ख्याल दिमाग में क्यों आता, उसके मुतालिक मैं कुछ कह नहीं सकता। जलियांवाला बाग में खूब रौनक थी। चारों तरफ तंबू और कनातें फैली हुई थी। जो खेमा सबसे बड़ा था, उसमें हर दूसरे तीसरे रोज एक डिक्टेटर बना के बिठा दिया जाता था, जिसको तमाम वॉलंटियर सलामी देते थे। 2-3 रोज या ज्यादा से ज्यादा 10-15 रोज तक ये डिक्टेटर खादा पोश औरतों और मर्दों की नमस्कारें और मसनूई संजीदगी के साथ वसूल करता। शहर के बनियों से लंगर खाने के लिए आटा चावल इकट्ठा करता और दही की लस्सी पी पी कर, जो खुदा मालूम जलियांवाला बाग में क्यों इस कदर आम थी, एक दिन अचानक गिरफ्तार हो जाता और किसी कैद खाने में चला जाता। मेरा एक पुराना हम जमात था, शहजादा गुलाम अली। उससे मेरी दोस्ती का अंदाजा आपको इन बातों से हो सकता है कि हम इकट्ठे 2 दफा मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो चुके थे और एक दफा हम दोनों घर से भागकर बम्बई गए। ख्याल था कि रूस जाएंगे, मगर पैसे खत्म होने पर जब फुटपाथों पर सोना पड़ा तो घर खत लिखे, माफिया मांगी और वापस चले आए। शहजादा गुलाम अली खूबसूरत जवान था, लंबा कद, गोरा रंग जो कश्मीरियों का होता है, तीखी नाक, खलंडड़ी आंखें। चाल ढाल में एक खास शान थी, जिसमें पेशावर गुंडों की कच कलाई की हल्की सी झलक भी थी। जब वो मेरे साथ पढ़ता था तो शहजादा नहीं था, लेकिन जब शहर में इनकलाबी सरगर्मियों ने जोर पकड़ा और उसने 10-15 जलसों और जुलूसों में हिस्सा लिया तो नारों,
गेंदे के हारों, जोशीले गीतों और लेडी वॉलंटियर्स से आजादाना गुफ्तगुओं ने उसे एक नीम रस इनकलाबी बना दिया। एक रोज उसने पहली तकरीर की, दूसरे रोज मैंने अखबार देखे तो मालूम हुआ कि गुलाम अली शहजादा बन गया है। शहजादा बनते ही गुलाम अली सारे अमृतसर में मशहूर हो गया। छोटा सा शहर है, वहाँ नेक नाम होते या बदनाम होते देर नहीं लगती। यूं तो अमृतसरी आम आदमियों के मामले में बहुत हर्फगीर हैं, यानी हर शख्स दूसरों के ऐब टटोलने और किरदारों में सुराख ढूंढने की कोशिश करता रहता है। लेकिन सियासी और मजहबी लीडरों के मामले में अमृतसरी बहुत चश्मपोशी से काम लेते हैं। उनको दरअसल हर वक्त एक तकरीर या तहरीक की ज़रूरत रहती है। आप उन्हें नीली पोश बना दीजिए या स्यापोश, एक ही लीडर चूल्हे बदल बदल कर अमृतसर में काफ़ी देर तक जिंदा रह सकता है। लेकिन वो ज़माना कुछ और था। तमाम बड़े बड़े लीडर जेलों में थे और उनकी गद्दियाँ खाली थीं। उस वक्त लोगों को लीडरों की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना थी, लेकिन वो तहरीक जो कि शुरू हुई थी उसको अलबत्ता ऐसे आदमियों की अशद ज़रूरत थी जो एक दो रोज़ खादी पहनकर जलियांवाला बाग के बड़े तंबू में बैठें, एक तकरीर करें और गिरफ्तार हो जाएं। इन दिनों यूरोप में नई नई डिक्टेटरशिप शुरू हुई थी। हिटलर और मसूलनी का बहुत इश्तिहार हो रहा था। गालिबन उस असर के मातहत कांग्रेस पार्टी ने डिक्टेटर बनाने शुरू कर दिए थे। जब शहजादा गुलाम अली की बारी आई तो उससे पहले 40 डिक्टेटर गिरफ्तार हो चुके थे। जो ही मुझे मालूम हुआ कि इस तरह गुलाम अली डिक्टेटर बन गया है तो मैं फौरन जलियांवाला बाग में पहुंचा। बड़े खेमे के बाहर वॉलंटियरों का पहरा था, मगर गुलाम अली ने जब मुझे अंदर से देखा तो बुला लिया। जमीन पर एक गदेला था जिस पर खादी की चांदनी बिछी थी। उस पर गांव तकियों का सहारा लिए शहजादा गुलाम अली चंद खादी पोश बनियों से गुफ्तगू कर रहा था जो गालिबन तरकारियों के मुतालिक थी। चंद मिनटों ही में उसने ये बातचीत खत्म की और चंद रजाकारों को अहकाम देकर वो मेरी तरफ मुतवजा हुआ। उसकी ये गैर मामूली संजीदगी देखकर मेरे गुदगुदी सी हो रही थी। जब रजाकार चले गए तो मैं हंस पड़ा। सुना बे शहजादे, मैं देर तक उससे मजाक करता रहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि गुलाम अली में तब्दीली पैदा हो गई है, ऐसी तब्दीली जिससे वो बाखबर है। चुनाचा उसने कई बार मुझसे यही कहा, नहीं सआदत, मजाक ना उड़ाओ। मैं जानता हूँ मेरा सर छोटा और ये इज्जत जो मुझे मिली है बड़ी है, लेकिन मैं ये खुली टोपी ही पहने रहना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद उसने मुझे दही की लस्सी का एक बहुत बड़ा गिलास पिलाया और उससे ये वादा करके घर चला गया कि शाम को उसकी तकरीर सुनने के लिए जरूर आऊंगा। शाम को जलियांवाला बाग खचाखच भरा था। मैं चूंकि जल्दी आया था इसलिए मुझे प्लेटफॉर्म के पास ही जगह मिल गई। गुलाम अली तालियों के शोर के साथ नमूदार हुआ। सफेद बेदाग खादी के कपड़े पहने वो खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई दे रहा था। वो कच कलाई की झलक जिसका मैं उससे पहले जिक्र कर चुका हूँ उसकी इस कशिश में इजाफा कर रही थी। तकरीबन 1 घंटे तक वो बोलता रहा। उस दौरान में कई बार मेरे रोंगटे खड़े हुए और 1-2 दफा तो मेरे जिस्म में बड़ी शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं बम की तरह फट जाऊं। उस वक्त मैंने शायद यही ख्याल किया था कि यूं फट जाने से हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। खुदा मालूम कितने बरस गुजर चुके हैं। बहते हुए एहसासात और वाकयात की नोक पलक जो उस वक्त थी अब पूरी सेहत से बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहानी लिखते हुए मैं जब गुलाम अली की तकरीर का तस्वर करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक जवानी बोलती दिखाई देती थी जो सियासत से बिल्कुल पाक थी। इसमें एक ऐसे नौजवान की पुरखुलूस बेबाकी थी जो एकदम किसी राह चलती औरत को पकड़ ले और कहे, देखो मैं तुम्हें चाहता हूँ, और दूसरे लम्हे कानून के पंजे में गिरफ्तार हो जाए। इस तकरीर के बाद मुझे कई तकरीरें सुनने का इत्तेफाक हुआ है, मगर वो खाम दीवानगी, वो सरफिरी जवानी, वो अल्हड़ जज्बा, वो बेरेशो बरवत ललकार जो मैंने शहजादा गुलाम अली की आवाज में सुनी, अब उसकी हल्की सी गूंज भी मुझे कभी सुनाई नहीं दी। अब जो तकरीरें सुनने में आती हैं वो ठंडी संजीदगी, बूढ़ी सियासत और शायराना होशमंदी में लिपटी होती हैं। उस वक्त दरअसल दोनों पार्टियां खामकार थीं, हुकूमत भी और राया भी।
दोनों नतायज से बेपरवाह एक दूसरे से दस्तों गिरेबान थे। हुकूमत कैद की अहमियत समझे बगैर लोगों को कैद कर रही थी और जो कैद होते थे उनको भी कैद खानों में जाने से पहले कैद का मकसद मालूम नहीं होता था। एक धांधली थी, मगर इस धांधली में एक आतिशे इंतशार था। लोग शौलों की तरह भजते थे, फिर भड़कते थे। चनाचा इस भड़कने और भजने और भड़कने ने गुलामी की ख्वाब दीदा उदास और जमाइयों भरी फिजा में गरम अर्तआश पैदा कर दिया था। शहजादा गुलाम अली ने तकरीर खत्म की तो सारा जलियांवाला बाग तालियों और नारों का धकता हुआ अलाव बन गया। उसका चेहरा दमक रहा था। जब मैं उससे अलग जाकर मिला और मुबारकबाद देने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में दबाया तो वो कांप रहा था। ये गरम कपकपाहट उसके चमकीले चेहरे से भी नुमाया थी। वो किसी कदर हाँप रहा था। उसकी आंखों में पुरजोश जज्बात की दमक के अलावा मुझे एक थकी हुई तलाश नजर आई। वो किसी को ढूंढ रही थी। एकदम उसने अपना हाथ मेरे हाथ से अलहदा किया और सामने चंबेली की झाड़ी की तरफ बढ़ा। वहां एक लड़की खड़ी थी, खादी की बेदाग साड़ी में मलबूस। दूसरे रोज मुझे मालूम हुआ कि शहजादा गुलाम अली इश्क में गिरफ्तार है। वो उस लड़की से जिसे मैंने चंबेली की झाड़ी के पास बाअदब खड़ी देखा था मोहब्बत कर रहा था। ये मोहब्बत एक तरफा नहीं थी, क्योंकि निगार को भी उससे वालेहाना लगाव था। निगार, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक मुसलमान लड़की थी, यतीम, जनाना अस्पताल में नर्स थी और शायद पहली मुसलमान लड़की थी जिसने अमृतसर से बेपर्दा होकर कांग्रेस की तहरीक में हिस्सा लिया। कुछ खादी के लिबास ने, कुछ कांग्रेस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बायस और कुछ अस्पताल की फिजा ने निगार की इस्लामी खो को, उस तीखी चीज को जो मुसलमान औरत की फितरत में नुमाया होती है, थोड़ा सा घसा दिया, जिससे वो जरा मुलायम हो गई थी। वो हसीन नहीं थी, लेकिन अपनी जगह निस्वानियत का एक निहायती दीदा चुशुम मुनफरिद नमूना थी। इंकिसार, ताजीम और प्रस्तिश का वो मिला जुला जज्बा जो आदर्श हिंदू औरत का खासा है। निगार में उसकी खफीफ सी आमेजिश ने एक रूह पर वह रंग पैदा कर दिया था। उस वक्त तो शायद ये कभी मेरे जहन में ना आता, मगर ये लिखते वक्त मैं निगार का तस्वर करता हूँ तो वो मुझे नमाज और आरती का तिलफरेब मजमुआ दिखाई देती है। शहजादा गुलाम अली की वो प्रस्तिश करती थी और वो भी उस पर दिलो जान से फिदा था। जब निगार के बारे में उससे गुफ्तगू होती तो पता चला कि कांग्रेस तहरीक के दौरान में उन दोनों की मुलाकात हुई और थोड़े ही दिनों के मेलाप से वो एक दूसरे के हो गए। गुलाम अली का इरादा था कि कैद होने से पहले पहले वो निगार को अपनी बीवी बना ले। मुझे याद नहीं कि वो ऐसा क्यों करना चाहता था, क्योंकि कैद से वापस आने पर भी वो उससे शादी कर सकता था। उन दिनों कोई इतनी लंबी कैद नहीं थी, कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 बरस। बाजों को तो 15-20 रोज के बाद ही रिहा कर दिया जाता था ताकि दूसरे कैदियों के लिए जगह बन जाए। बहरहाल वो इस इरादे को निगार पर भी जाहिर कर चुका था और वो बिल्कुल तैयार थी। अब सिर्फ दोनों को बाबा जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना था। बाबा जी, जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत जबरदस्त हस्ती थी। शहर से बाहर लखपति सराफ हरीराम की शानदार कोठी में वो ठहरे हुए थे। यूं तो वो अक्सर अपने आश्रम में रहते जो उन्होंने पास के एक गांव में बना रखा था, मगर जब कभी अमृतसर आते तो हरीराम सारिफी की कोठी में उतरते और उनके आते ही ये कोठी बाबा जी के शेदाइयों के लिए मुकद्दस जगह बन जाती। सारा दिन दर्शन करने वालों का तांता बंधा रहता। दिन ढले वो कोठी से बाहर कुछ फासले पर आम के पेड़ों के झुंड में एक चौबी तख्त पर बैठकर लोगों को आम दर्शन देते, अपने आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा करते। आखिर में भजन वगैरह सुनकर हर रोज शाम को ये जलसा उनके हुक्म से बर्खास्त हो जाता। बाबा जी बहुत परहेजगार, खुदा तरस, आलम और ज़हीन आदमी थे। यही वजह है कि हिंदू, मुसलमान, सिख और अछूत सब उनके गर्वेदा थे और उन्हें अपना इमाम मानते थे। सियासत से गो बाबा जी को बज़ाहिर कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर ये एक
खिला हुआ राज है कि पंजाब की हर सियासी तहरीक उन्हीं के इशारे पर शुरू हुई और उन्हीं के इशारे पर खत्म हुई। गवर्नमेंट की निगाहों में वो एक अक़दाए ला यनहल थे, एक सियासी चेस्ता जिसे सरकार आलिया के बड़े बड़े मुदबर भी ना हल कर सकते थे। बाबा जी के पतले पतले होंठों की एक हल्की सी मुस्कुराहट के 1000 मायने निकाले जाते थे, मगर जब वो खुद उस मुस्कुराहट का बिल्कुल ही नया मतलब वाजे करते तो मरूब अवाम और ज्यादा मरूब हो जाती। ये जो अमृतसर में सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी थी और लोग धड़ाधड़ कैद हो रहे थे, उसके अकब में जैसा कि जाहिर है बाबा जी ही का असरकार फरमा था। हर शाम लोगों को आम दर्शन देते वक्त वो सारे पंजाब की तहरीक, आज़ादी और गवर्नमेंट की नित नई सख्त गिरियों के मुतालिक अपने पोपले मुंह से एक छोटा सा, एक मासूम सा जुमला निकाल दिया करते थे, जिसे फौरन ही बड़े बड़े लीडर अपने गले में तावीज बनाकर डाल देते थे। लोगों का बयान है कि उनकी आंखों में एक मकनात ऐसी कुव्वत थी, उनकी आवाज में एक जादू था और उनका ठंडा दिमाग, उनका वो मुस्कुराता होता दिमाग जिसको गंदी से गंदी गाली और जहरीली से जहरीली तंज भी एक लहजे के 1000वें हिस्से के लिए बरहम नहीं कर सकती थी, हरीफों के लिए बहुत ही उलझन का बायस था। अमृतसर में बाबा जी के सैकड़ों जुलूस निकल चुके थे, मगर जाने क्या बात है कि मैंने और तमाम लीडरों को देखा, एक सिर्फ उन्हीं को मैंने दूर से देखा, ना नजदीक से। इसलिए जब गुलाम अली ने मुझसे उनके दर्शन करने और उनसे शादी की इजाजत लेने के मुतालिक बातचीत की तो मैंने उससे कहा कि जब वो दोनों जाएं तो मुझे भी साथ लेते जाएं। दूसरे ही रोज गुलाम अली ने तांगे का इंतजाम किया और हम सुबह सवेरे लाला हरीराम सराफ की आलीशान कोठी में पहुंच गए। बाबा जी गुस्ल और सुबह के दुआ से फारिग होकर एक खूबसूरत पंडितानी से कौमी गीत सुन रहे थे। चीनी की बेदाग सफेद टाइलों वाले फर्श पर आप खजूर के पत्तों की चटाई पर बैठे थे। गांव तकिया उनके पास ही पड़ा था, मगर उन्होंने उसका सहारा नहीं लिया था। कमरे में सिवाय एक चटाई के जिसके ऊपर बाबा जी बैठे थे और फर्नीचर वगैरह नहीं था, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सफेद टाइलें चमक रही थीं। उनकी चमक ने कौमी गीत गाने वाली पंडितानी के हल्के प्याजी चेहरे को और भी ज्यादा हसीन बना दिया था। बाबा जी गोस्तर 72 बरस के बुढ़े थे, मगर उनका जिस्म वो सिर्फ गेरुए रंग का छोटा सा तहमत बांधते थे। उम्र की झुर्रियों से बेन्याज था। जिल्द में एक अजीब किस्म की मलाहत थी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो हर रोज अशनान से पहले रोगन जैतून अपने जिस्म पर मलवाते हैं। शहजादा गुलाम अली की तरफ देखकर वो मुस्कुराए, मुझे भी एक नजर देखा और हम तीनों की बंदगी का जवाब उसी मुस्कुराहट को जरा तवील करके दिया और इशारा किया कि हम बैठ जाएं। मैं अब ये तस्वीर अपने सामने लाता हूँ तो शऊर की ऐनक से ये मुझे दिलचस्प होने के अलावा बहुत ही फिक्र खैर दिखाई देती है। खजूर की चटाई पर एक नीम बरहाना मुआमर जोगियों का आसन लगाए बैठा है। उसकी बैठक से, उसके गंजे सर से, उसकी अधखुली आंखों से, उसके सांवले मुलायम जिस्म से, उसके चेहरे के हर खत से एक पुरसुकून इत्मीनान, एक बेफिक्र तैकन मुतरशा था कि जिस मकाम पर दुनिया ने उसे बिठा दिया है, अब बड़े से बड़ा जलजला भी उसे वहां से नहीं गिरा सकता। उसे कुछ दूर वादी कश्मीर की एक नौखैस कली झुकी हुई, कुछ उस बुजुर्ग की कुर्बत के एहतराम से, कुछ कौमी गीत के असर से, कुछ अपनी शदीद जवानी से जो उसकी खुरदरी सफेद साड़ी से निकलकर कौमी गीत के अलावा अपनी जवानी का गीत भी गाना चाहती थी, जो उस बुजुर्ग की कुर्बत का एहतराम करने के साथ साथ किसी ऐसी तंदुरुस्त और जवान हस्ती के भी ताज़ीम करने की ख्वाहिशमंद थे जो उसकी नर्म कलाई पकड़कर जिंदगी के दहकते हुए अलाव में कूद पड़े। उसके हल्के प्याजी चेहरे से, उसकी बड़ी बड़ी सियाह मुतहरिक आंखों से, उसकी खादी के खुरदुरे ब्लाउज में ढके हुए मतलातिम सीने से, उस मुअम्मर जोगी के ठोस तैकन और संगीन इत्मीनान के नाकाबिल में एक खामोश सदा थी कि आओ, जिस मुकाम पर मैं इस वक्त हूँ वहां से खींचकर मुझे या तो नीचे गिरा दो या उससे भी ऊपर ले जाओ। उस तरफ हटकर हम तीन बैठे थे, मैं, निगार और शहजादा गुलाम अली। मैं बिल्कुल चौगद बना बैठा था।
बाबा जी की शख्सियत से भी मुतासिर था और इस पंडितानी के बेदाग हुस्न से भी। फर्श की चमकीली टाइलों ने भी मुझे मरऊब किया था। कभी सोचता था कि ऐसी टाइलों वाली एक कोठी मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। फिर सोचता था कि ये पंडितानी मुझे और कुछ ना करने दे, एक सिर्फ मुझे अपनी आंखें चूम लेने दे। उसके तस्वुर से बदन में थरथरी पैदा होती तो झट अपनी नौकरानी का ख्याल आता, जिससे ताज़ा ताज़ा मुझे कुछ वो हुआ था जिसमें आता कि उन सबको यहाँ छोड़कर सीधा घर जाऊं। शायद नज़र बचाकर उसे ऊपर गुस्ल खाने तक ले जाने में कामयाब हो सकूं। मगर जब बाबा जी पर नज़र पड़ती और कानों में कौमी गीत के पुरजोश अल्फाज गूंजते तो एक दूसरी थरथरी बदन में पैदा होती और मैं सोचता कि कहीं से पिस्तौल हाथ आ जाए तो सिविल लाइन में जाकर अंग्रेजों को मारना शुरू कर दूं। उस चुगत के पास निगार और गुलाम अली बैठे थे, दो मोहब्बत करने वाले दिल जो तन्हा मोहब्बत में धड़कते धड़कते अब शायद कुछ उकता गए थे और जल्दी एक दूसरे में मोहब्बत के दूसरे रंग देखने के लिए मुदगम होना चाहते थे। दूसरे अल्फाज में वो बाबा जी से अपने मुसलमान सियासी रहनुमा से शादी की इजाजत लेने आए थे और जैसा कि जाहिर है उन दोनों के दिमाग में उस वक्त कौमी गीत के बजाय उनकी अपनी जिंदगी का हसीन तरीन मगर अनसुना नगमा गूंज रहा था। गीत खत्म हुआ। बाबा जी ने बड़े मुशफकाना अंदाज से पंडितानी को हाथ के इशारे से आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए निगार और गुलाम अली की तरफ मुतवजा हुए। मुझे भी उन्होंने एक नजर देख लिया। गुलाम अली शायद तारुफ के लिए अपना और निगार का नाम बताने वाला था, मगर बाबा जी का हाफिजा बला का था। उन्होंने फौरन ही अपनी मीठी आवाज में कहा, शहजादे अभी तक तुम गिरफ्तार नहीं हुए? गुलाम अली ने हाथ जोड़कर कहा, जी नहीं। बाबा जी ने कलमदान से एक पेंसिल निकाली और उससे खेलते हुए कहने लगे, मगर मैं तो समझता हूँ तुम गिरफ्तार हो चुके हो। गुलाम अली उसका मतलब ना समझ सका, लेकिन बाबा जी ने फौरन ही पंडितानी की तरफ देखा और निगार की तरफ इशारा करके, निगार ने हमारे शहजादी को गिरफ्तार कर लिया है। निगार महबूब सी हो गई। गुलाम अली का मुंह फरते हैरत से खुला का खुला रह गया और पंडितानी की प्याजी चेहरे पर एक दाया चमक सी आई। उसने निगार और गुलाम अली को कुछ इस तरह देखा जैसे ये कह रही है, बहुत अच्छा हुआ। बाबा जी एक बार फिर पंडितानी की तरफ मुतवजा हुए, ये बच्चे मुझसे शादी की इजाजत लेने आए हैं। तुम कब शादी कर रही हो कमल? तो उस पंडितानी का नाम कमल था। बाबा जी के अचानक सवाल से वो भौंकला गई। उसका प्याजी चेहरा सुर्ख हो गया। कांपती हुई आवाज में उसने जवाब दिया, मैं तो आपके आश्रम में जा रही हूँ। एक हल्की सी आह भी उन अल्फाज में लिपट कर बाहर आई, जिसे बाबा जी के होशियार दिमाग ने फौरन नोट किया। वो उसकी तरफ देखकर जोगियाना अंदाज में मुस्कुराए और गुलाम अली और निगार से मुखातिब होकर कहने लगे, तो तुम दोनों फैसला कर चुके हो? दोनों ने दबी जबान में जवाब दिया, जी हाँ। बाबा जी ने अपने सियासत भरी आंखों से उनको देखा। इंसान जब फैसले करता है तो कभी कभी उनको तब्दील कर दिया करता है। पहली दफा बाबा जी की बारोब मौजूदगी में गुलाम अली ने उसकी अलहड़ और बेबाक जवानी ने कहा, ये फैसला अगर किसी वजह से तब्दील हो जाए तो भी अपनी जगह पर अटल रहेगा। बाबा जी ने आंखें बंद कर ली और जहरे के अंदाज में पूछा, क्यों? हैरत है कि गुलाम अली बिल्कुल ना घबराया। शायद इस दफा निगार से जो उसे पुरखुलूस मोहब्बत थी वो बोल उठी, बाबा जी हमने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का जो फैसला किया है, वक्त की मजबूरियां उसे तब्दील करती रहें, मगर जो फैसला है वो तो अटल है। बाबा जी ने, जैसा कि मेरा अब ख्याल है, कि इस मौजू पर बहस करना मुनासिब ख्याल ना किया। चुनाचा वो मुस्कुरा दिए। उस मुस्कुराहट का मतलब भी उनकी तमाम मुस्कुराहटों की तरह हर शख्स ने बिल्कुल अलग अलग समझा। अगर बाबा जी से पूछा जाता तो मुझे यकीन है कि वो उसका मतलब हम सब से बिल्कुल मुख्तलिफ बयान करते। खैर, उस हजार पहलू मुस्कुराहट को अपने पतले होठों पर जरा और फैलाते हुए उन्होंने निगार से कहा, निगार तुम हमारे आश्रम में आ जाओ, शहजादा तो थोड़े दिनों में कैद हो जाएगा। निगार ने बड़े धीमे लहजे में जवाब दिया, जी अच्छा। उसके बाद बाबा जी ने शादी का मौजू बदलकर जलियांवाला बाग कैंप की सरगर्मियों का हाल पूछना शुरू कर दिया। बहुत देर तक गुलाम अली, निगार
और कमल गिरफ्तारियों, रिहाइयों, दूध, लस्सी और तरकारियों के मुतालिक बातें करते रहे। और जो मैं बिल्कुल चौगत बना बैठा था, ये सोच रहा था कि बाबा जी ने शादी की इजाजत देने में क्यों इतनी मैन मेक की है। क्या वो गुलाम अली और निगार की मोहब्बत को शक की नजरों से देखते हैं? क्या उन्हें गुलाम अली के खुलूस पर शुबा है? निगार को उन्होंने क्या आश्रम में आने की इसलिए दावत दी कि वहां रहकर वो अपने कैद होने वाले शौहर का गम भूल जाएगी? लेकिन बाबा जी के उस सवाल पर, कमल तुम कब शादी कर रहे हो, कमल ने क्यों कहा था कि मैं तो आपके आश्रम में जा रही हूँ। आश्रम में क्या मर्द औरत शादी नहीं करते? मेरा जहन अजब मुखमसे में गिरफ्तार था, मगर उधर ये गुफ्तगू हो रही थी कि लेडी वॉलंटियर्स क्या 500 रजाकारों के लिए चपातियां वक्त पर तैयार कर लेती हैं? चूल्हे कितने हैं और तवे कितने बड़े हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बहुत बड़ा चूल्हा बना लिया जाए और उस पर इतना बड़ा तवा रखा जाए कि 6 औरतें एक ही वक्त में रोटियां पका सकें? कि पंडितानी कमल क्या आश्रम में जाकर बाबा जी को बस कौमी गीत और भजन ही सुनाया करेगी? मैंने आश्रम के मर्द वॉलंटियर देखे थे। अगर वो सब के सब वहाँ के कवायद के मुताबिक हर रोज स्नान करते थे, सुबह उठकर दातन करते थे, बाहर खुली हवा में रहते थे, भजन गाते थे, मगर उनके कपड़ों से पसीने की बू फिर भी आती थी। उनमें अक्सर के दांत बदबूदार थे और वो जो खुली फिजा में रहने से इंसान पर एक हशाश बशाश निखार आता है, उनमें बिल्कुल मफकूद था। झुके झुके से, दबे दबे से, जर्द चेहरे, धंसी हुई आंखें, मरऊब जिस्म, गाय के नचड़े हुए थनों की तरह बेहिस और बेजान। मैं उन आश्रम वालों को जलियांवाला बाग में कई बार देख चुका था। अब मैं ये सोच रहा था कि क्या यही मर्द जिनसे घास की बू आती है, उस पंडितानी को जो दूध, शहद और जाफरान की बनी है, अपनी कीचड़ भरी आंखों से घूरेंगे? क्या यही मर्द जिनका मुंह इस कदर मुताफिन होता है, उस लौबान की महक में लिपटी हुई औरत से गुफ्तगू करेंगे? लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हिंदुस्तान की आज़ादी शायद इन चीज़ों से बालातर है। मैं इस शायद को अपनी तमाम हुब्बुल वतनी और जज्बाए आज़ादी के बावजूद ना समझ सका, क्योंकि मुझे निगार का ख्याल आता, जो बिल्कुल मेरे करीब बैठी थी और बाबा जी को बता रही थी कि शलजम बहुत देर में गुलते हैं। कहाँ शलजम और कहाँ शादी, जिसके लिए वो और गुलाम अली इजाजत लेने आए थे। मैं निगार और आश्रम के मुतालिक सोचने लगा। आश्रम मैंने देखा नहीं था, मगर मुझे ऐसी जगहों से जिनको आश्रम, विद्यालय, जमात खाना, तकिया या दर्सगाह कहा जाए, हमेशा से नफरत है। मैंने कई अंध विद्यालयों और अनाथ आश्रमों के लड़कों और उनके मुतनजिमों को देखा है, सड़क में कतार बांध कर चलते और भीख मांगते हुए। मैंने जमात खाने और दर्सगाहें देखी हैं, टखनों से ऊंचा शरई पाजामा, बचपन ही में माथे पर मेहराब, जो बड़े हैं उनके चेहरे पर घनी दाढ़ी, जो नौखैर हैं उनके गालों और ठड्डी पर निहायत ही बदनुमा मोटे और मोहिन बाल नमाज पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हर एक के चेहरे पर हैवानियत, एक अधूरी हैवानियत मुसल्ले पर बैठी नजर आती है। निगार औरत थी, मुसलमान, हिंदू, सिख या ईसाई औरत नहीं, वो सिर्फ औरत थी। नहीं, औरत की दुआ थी, जो अपने चाहने वाले के लिए या जिसे वो खुद चाहती है, सदके दिल से मांगती है। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये बाबा जी के आश्रम में जहाँ हर रोज कवायद के मुताबिक दुआ मांगी जाती है, ये औरत जो खुद एक दुआ है, कैसे अपने हाथ उठा सकेगी? मैं अब सोचता हूँ तो बाबा जी, निगार, गुलाम अली, वो खूबसूरत पंडितानी और अमृतसर की सारी फिजा जो तहरीक आज़ादी के रोमान आफरीन कैफ में लिपटी हुई थी, एक ख्वाब सा मालूम होता है। ऐसा ख्वाब जो एक बार देखने के बाद जी चाहता है आदमी फिर देखे। बाबा जी का आश्रम मैंने अब भी नहीं देखा, मगर जो नफरत मुझे उससे पहले थी अब भी थी। वो जगह जहाँ फितरत के खिलाफ उसूल बनाकर इंसानों को एक लकीर पर चलाया जाए, मेरी नजरों में कोई वक़्त नहीं रखती। आज़ादी हासिल करना बिल्कुल ठीक है, उसके हुसूल के लिए आदमी मर जाए, मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अगर उस गरीब को तरकारी की तरह ठंडा और बेजरर बना दिया जाए तो यही मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है।
झोंपड़ों में रहना, तन आसानियों से परहेज करना, खुदा की हम्द गाना, कौमी नारे मारना, ये सब ठीक है, मगर ये क्या कि इंसान की इस हिस्स को जिसे तलबे हुस्न कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा कर दिया जाए। वो इंसान क्या जिसमें खूबसूरती और हंगामों की तड़प ना रहे। ऐसे आश्रमों, मदरसों, विद्यालयों और मौलवियों के खैत में क्या फर्क है। देर तक बाबा जी गुलाम अली और निगार से जालियांवाला बाग की जुमला सरगर्मियों के मुतालिक गुफ्तगू करते रहे। आखिर में उन्होंने उस जोड़े को, जो कि जाहिर है कि अपने आने का मकसद भूल नहीं गया था, कहा कि वो दूसरे रोज शाम को जलियांवाला बाग आएंगे और इन दोनों को मियाँ बीवी बना देंगे। गुलाम अली और निगार बहुत खुश हुए। उससे बढ़कर उनकी खुश नसीबी और क्या हो सकती थी कि बाबा जी खुद शादी की रस्म अदा करेंगे। गुलाम अली, जैसा कि उसने मुझे बहुत बाद में बताया, इस कदर खुश हुआ था कि फौरन ही से इस बात का एहसास होने लगा था कि शायद जो कुछ उसने सुना है गलत है, क्योंकि बाबा जी के मनहनी हाथों की खफीफ सी जंबिश भी एक तारीखी हादसा बन जाती थी। इतनी बड़ी हस्ती एक मामूली आदमी की खातिर जो महज इत्तेफाक से कांग्रेस का डिक्टेटर बन गया है, चल के जलियांवाला बाग जाए और उसकी शादी में दिलचस्पी ले, ये हिंदुस्तान के तमाम अखबारों के पहले सफ़े की जली सुर्खी थी। गुलाम अली का ख्याल था बाबा जी नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत मसरूफ आदमी है, लेकिन उसका ये ख्याल, जिसका इजहार दरअसल उसने नफ्सियाती नुक्ता निगाह से सिर्फ इसलिए किया था कि वो जरूर आए, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक गलत साबित हुआ। शाम के 6 बजे जलियांवाला बाग में जब रात की रानी की झाड़ियाँ अपनी खुशबू के झोंके फैलाने की तैयारियां कर रही थीं और मुतादिर रजाकार दूल्हा दुल्हन के लिए एक छोटा तंबू नस्ब करके उसे चमेली, गेंदे और गुलाब के फूलों से सजा रहे थे, बाबा जी उस कौमी गीत गाने वाली पंडितानी अपने सेक्रेटरी और लाला हरी राम सराफ के हमरा लाठी टेकते हुए आए। उनकी आमद की इतला जलियांवाला बाग में सिर्फ उसी वक्त पहुंची जब सदर दरवाजे पर लाला हरी राम की हरी मोटर रुकी। मैं भी वहीं था। लेडी वॉलंटियर्स एक दूसरे तंबू में निगार को दुल्हन बना रही थीं। गुलाम अली ने कोई खास एहतमाम नहीं किया था। सारा दिन वो शहर के कांग्रेसी बनियों से रजाकारों के खाने पीने की जरूरियात के मुतालिक गुफ्तगू करता रहा था। उससे फारिग होकर उसने चंद लम्हात के लिए निगार से तखलिये में कुछ बातचीत की थी। उसके बाद, जैसा कि मैं जानता हूँ, उसने अपने मातहत अफसरों से सिर्फ इतना कहा था कि शादी की रस्म अदा होने के साथ ही वो और निगार दोनों झंडा ऊंचा करेंगे। जब गुलाम अली को बाबा जी की आमद की इतला पहुंची तो वो कुएं के पास खड़ा था। मैं गालिबन उससे ये कह रहा था, गुलाम अली, तुम जानते हो ये कुआं जब गोली चली थी लाशों से लबालब भर गया था। आज सब उसका पानी पीते हैं। इस बाग के जितने फूल हैं उसके पानी ने सेंचे हैं, मगर लोग आते हैं और उन्हें तोड़ कर ले जाते हैं। पानी के किसी घूंट में लहू का नमक नहीं होता, फूल की किसी पत्ती में खून की लाली नहीं होती। ये क्या बात है? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ये कहकर अपने सामने उस मकान की खिड़की की तरफ देखा जिसमें कहा जाता है कि एक नौउम्र लड़की बैठी तमाशा देख रही थी और जनरल डायर की गोली का निशाना बन गई थी। उसके सीने से निकले हुए खून की लकीर चूने की उम्र रसीदा दीवार पर धुंधली हो रही थी। अब खून कुछ इस कदर अर्जा हो गया कि उसके बहने बहाने का वो असर ही नहीं होता। मुझे याद है कि जलियांवाला बाग के खूने हादसे के 6-7 महीने बाद जब मैं तीसरी या चौथी जमात में पढ़ता था, मारा मास्टर सारी क्लास को एक दफा उस बाग में ले गया। उस वक्त ये बाग नहीं था, उजाड़, सुनसान और ऊंची नीची खुश्क जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर मिट्टी के छोटे बड़े ढेले ठोकरें खाते थे। मुझे याद है मिट्टी का एक छोटा सा ढेला जिस पर जाने पान की पीक के धब्बे या क्या था, हमारे मास्टर ने उठा लिया था और हमसे कहा था, देखो इस पर अभी तक हमारे शहीदों का खून लगा है। ये कहानी लिख रहा हूँ और हाफिजे की तख्ती पर सैकड़ों छोटी छोटी बातें उभर रही हैं, मगर मुझे तो गुलाम अली और निगार की शादी का किस्सा बयान करना है। गुलाम अली को जब बाबा जी की आमद की खबर मिली तो उसने
दौड़कर सब वॉलंटियर इकट्ठे किए जिन्होंने फौजी अंदाज में उनको सैल्यूट किया। उसके बाद काफी देर तक वो वावर गुलाम अली मुख्तलिफ कैंपों का चक्कर लगाते रहे। उस दौरान में बाबा जी ने, जिनकी मज़ाहिया हिस्स बहुत तेज थी, लेडी वॉलंटियर्स और दूसरे वर्कर्स से गुफ्तगू करते वक्त कई फिक्रे चुस्त किए। इधर उधर मकानों में जब बत्तियां जलने लगी और धुंधला अंधेरा सा जलियांवाला बाग पर छा गया तो रजाकार लड़कियों ने एक आवाज होकर भजन गाना शुरू किया। चंद आवाजें सुरीली, बाकी सब कमसुरी थीं, मगर उनका मजमूई असर बहुत खुशगवार था। बाबा जी आंखें बंद किए सुन रहे थे। तकरीबन 1000 आदमी मौजूद थे जो चबूतरे के इर्द गिर्द जमीन पर बैठे थे। भजन गाने वाली लड़कियों के अलावा हर शख्स खामोश था। भजन खत्म होने पर चंद लम्हात तक ऐसी खामोशी तारी रही जो एकदम टूटने के लिए बेकरार हो। चुनाचा जब बाबा जी ने आंखें खोली और अपनी मीठी आवाज में कहा, बच्चों, जैसा कि तुम्हें मालूम है मैं यहाँ आज आजादी के 2 दीवानों को एक करने आया हूँ, तो सारा बाग खुशी के नारों से गूंज उठा। निगार दुल्हन बनी चबूतरे के एक कोने में सर झुकाए बैठी थी। खादी की तिरंगी साड़ी में बहुत भली दिखाई दे रही थी। बाबा जी ने इशारे से उसे बुलाया और गुलाम अली के पास बिठा दिया। उस पर और खुशी के नारे बुलंद हुए। गुलाम अली का चेहरा गैर मामूली तौर पर तमतमा रहा था। मैंने गौर से देखा जब उसने निकाह का कागज अपने दोस्त से लेकर बाबा जी को दिया तो उसका हाथ लरस गया। चबूतरे पर एक मौलवी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कुरान की वो आयत पढ़ी जो ऐसे मौक़ों पर पढ़ा करते हैं। बाबा जी ने आंखें बंद कर लीं। एजाबो कबूल खत्म हुआ तो उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दी और जब चौड़ाओं की बारिश शुरू हुई तो उन्होंने बच्चों की तरह झपट झपट कर 10-15 चौराहे इकट्ठे करके अपने पास रख दिए। निगार की एक हिंदू सहेली ने शर्मीली मुस्कुराहट से एक छोटी सी डिबिया गुलाम अली को दी और उससे कुछ कहा। गुलाम अली ने डिबिया खोली और निगार की सीधी मांग में सिंदूर भर दिया। जलियांवाला बाग की खनक फिजा एक बार फिर तालियों की तेज आवाज से गूंज उठी। बाबा जी उस शोर में उठे। हुजूम एकदम खामोश हो गया। रात की रानी और चमेली की मिली जुली सूंधी सूंधी खुशबू शाम की हल्की फुल्की हवा में तैर रही थी। बहुत सुहाना समा था। बाबा जी की आवाज आज और भी मीठी थी। गुलाम अली और निगार की शादी पर अपनी दिली मुसरत का इजहार करने के बाद उन्होंने कहा, ये दोनों बच्चे अब ज्यादा तंदही और खुलूस से अपने मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे, क्योंकि शादी का सही मकसद मर्द और औरत की पुरखुलूस दोस्ती है। एक दूसरे के दोस्त बनकर गुलाम अली और निगार यकजहती से सूराज के लिए कोशिश कर सकते हैं। यूरोप में ऐसी कई शादियां होती हैं जिनका मतलब दोस्ती और सिर्फ दोस्ती होता है। ऐसे लोग काबिल एहतराम हैं जो अपनी जिंदगी से शहवत निकाल फेंकते हैं। बाबा जी देर तक शादी के मुतालिक अपने अकीदे का इजहार करते रहे। उनका ईमान था कि सही मजा सिर्फ उसी वक्त हासिल होता है जब मर्द और औरत का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी ना हो। औरत और मर्द का शहवानी रिश्ता उनके नजदीक इतना अहम नहीं था जितना कि आमतौर पर समझा जाता है। हजारों आदमी खाते हैं अपने जायके की हिस्स को खुश करने के लिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि ऐसा करना इंसानी फर्ज है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खाते हैं जिंदा रहने के लिए। असल में सिर्फ यही लोग हैं जो खुर्दोनोश के सही कवानीन जानते हैं। इसी तरह वो इंसान जो सिर्फ इसलिए शादी करते हैं कि उन्हें शादी के मुतहर जज्बे और हकीकत और इस रिश्ते की तकदीस मालूम हो, हकीकी मायनों में अज़दवाजी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होते हैं। बाबा जी ने अपने उस अकीदे को कुछ इस वजाहत, कुछ ऐसे नर्म नाजुक खुलूस से बयान किया कि सुनने वालों के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया के दरवाजे खुल गए। मैं खुद बहुत मुतासिर हुआ। गुलाम अली जो मेरे सामने बैठा था बाबा जी की तकरीर के एक एक लफ्ज को जैसे पी रहा था। बाबा जी ने जब बोलना बंद किया तो उसने निगार से कुछ कहा। उसके बाद उठकर उसने एक कांपती हुई आवाज में ये ऐलान किया, मेरी और निगार की शादी इसी किस्म की आदर्श शादी होगी जब तक हिंदुस्तान को स्वराज नहीं मिलता। मेरा और निगार का रिश्ता बिल्कुल दोस्तों जैसा होगा। जलियांवाला बाग की खनक फिजा देर तक तालियों के बेपनाह शोर से गूंजती रही।
शहजादा गुलाम अली जज्बाती हो गया। उसके कश्मीरी चेहरे पर सुर्खियां दौड़ने लगी। जज्बात की उसी दौड़ में उसने निगार को बुलंद आवाज में मुखातिब किया। निगार, तुम एक गुलाम बच्चे की माँ बनो, क्या तुम्हें ये गवारा होगा? निगार जो कुछ शादी होने पर और कुछ बाबा जी की तकरीर सुनकर बौखलाई हुई थी, ये कड़क सवाल सुनकर और भी बौखला गई। सिर्फ इतना कह सकी, जी नहीं। हुजूम ने फिर तालियां पीटी और गुलाम अली और ज्यादा जज्बाती हो गया। निगार को गुलाम बच्चे की शर्मिंदगी से बचाकर वो इतना खुश हुआ कि वो बहक गया और असल मौजू से हटकर आजादी हासिल करने की पेचदार गलियों में जा निकला। 1 घंटे तक वो जज्बात भरी आवाज में बोलता रहा। अचानक उसकी नजर निगार पर पड़ी। जाने क्या हुआ, एकदम उसकी कुव्वत गोयाई जवाब दे गई। जैसे आदमी शराब के नशे में बगैर किसी हिसाब के नोट निकालते जाए और एकदम बटवा खाली पाए। अपनी तकरीर का बटवा खाली पाकर गुलाम अली को काफी उलझन हुई, मगर उसने फौरन ही बाबा जी की तरफ देखा और झुक कर कहा, बाबा जी, हम दोनों को आपका आशीर्वाद चाहिए कि जिस बात का हमने अहद किया है उस पर पूरे रहें। दूसरे रोज सुबह 6 बजे शहजादा गुलाम अली को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उस तकरीर में जो उसने सूरज मिलने तक बच्चा पैदा ना करने की कसम खाने के बाद की थी, अंग्रेजों का तख्ता उलटने की धमकी भी थी। गिरफ्तार होने के चंद रोज बाद गुलाम अली को 8 महीने की कैद हुई और मुल्तान जेल भेज दिया गया। वो अमृतसर का 41वां डिक्टेटर था और शायद 40,000वां सियासी कैदी, क्योंकि जहां तक मुझे याद है इस तहरीक में कैद होने वाले लोगों की तादाद अखबारों ने 40,000 ही बताई थी। आम ख्याल था कि आज़ादी की मंजिल अब सिर्फ 2 हाथ ही दूर है, लेकिन फिरंगी सियासतदानों ने इस तहरीक का दूध उबलने दिया और जब हिंदुस्तान के बड़े लीडरों के साथ कोई समझौता ना हुआ तो ये तहरीक ठंडी लस्सी में तब्दील हो गई। आज़ादी के दीवाने जेलों से बाहर निकले तो कैद की सोबतें भूलने और अपने बिगड़े हुए कारोबार संवारने में मशगूल हो गए। शहजादा गुलाम अली 7 महीने के बाद ही बाहर आ गया था। गो उस वक्त पहला सा जोश नहीं था, फिर भी अमृतसर के स्टेशन पर लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। उसके एजाज में 3-4 दावतें और जलसे भी हुए। मैं उन सब में शरीक था, मगर ये महफिलें बिल्कुल फीकी थी। लोगों पर अब एक अजीब किस्म की थकावट तारी थी, जैसे एक लंबी दौड़ में अचानक दौड़ने वालों से कह दिया गया था, ठहरो, ये दौड़ फिर से शुरू होगी। और अब जैसे ये दौड़ने वाले कुछ देर हाँपने के बाद दौड़ के मकाम आगाज की तरफ बड़ी बेदिली के साथ वापस आ रहे थे। कई बरस गुजर गए, ये बेकैफ थकावट हिंदुस्तान से दूर ना हुई थी। मेरी दुनिया में छोटे मोटे कई इनकलाब आए, दाढ़ी मूंछ उगी, कॉलेज में दाखिल हुआ, FA में दोबारा फेल हुआ, वालिद इंतकाल कर गए, रोजी की तलाश में इधर उधर परेशान हुआ, एक 3rd क्लास अखबार में मुतरजिम की हैसियत से नौकरी की। यहाँ से जी घबराया तो एक बार फिर तालीम हासिल करने का ख्याल आया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ और 3 ही महीने बाद दक का मरीज होकर कश्मीर की धातों में आवारागर्दी करता रहा। वहां से लौटकर बंबई का रुख किया। यहाँ 2 बरसों में 3 हिंदू मुस्लिम फसाद देखे। जी घबराया तो दिल्ली चला गया। वहाँ बंबई के मुकाबले में हर चीज सुस्त रफ्तार देखी। कहीं हरकत नजर भी आई तो उसमें एक जनानापन महसूस हुआ। आखिर यही सोचा कि बंबई अच्छा है। क्या हुआ, साथ वाले हमसाय को हमारा नाम तक पूछने की फुर्सत नहीं। जहाँ लोगों को फुर्सत होती है वहाँ रियाकारियां और चालबाजियां ज्यादा पैदा होती हैं। चुनाचा दिल्ली में 2 बरस ठंडी जिंदगी बसर करने के बाद सदा मुतहरिक बंबई चला आया। घर से निकलने अब 8 बरस हो चले थे। दोस्त अहबाब और अमृतसर की सड़कें गलियां किस हालत में हैं उसका मुझे कुछ इल्म नहीं था। किसी से खतो किताबत ही नहीं थी जो पता चलता। दरअसल मुझे उन 8 बरसों में अपने मुस्तकबिल की तरफ से कुछ बेपरवाही सी हो गई थी। कौन बीते हुए दिनों के मुतालिक सोचे। जो 8 बरस पहले खर्च हो चुका है उसका अब एहसास करने से फायदा। जिंदगी के रुपए में वही पाई ज्यादा अहम है जिसे तुम आज खर्चना चाहते हो या जिस पर कल किसी की आंख है। आज से 6 बरस पहले की बात कर रहा हूँ।
जब जिंदगी के रुपए और चांदी के रुपए से, जिस पर बादशाह सलामत की छाप होती है, पाई खारिज नहीं हुई थी। मैं इतना ज्यादा कलाश नहीं था क्योंकि फोर्ट में अपने पाँव के लिए एक कीमती शू खरीदने जा रहा था। आर्मी एंड नेवी स्टोर के उस तरफ हारबिनी रोड पर जूतों की एक दुकान है जिसकी नुमाइशी अलमारियां मुझे बहुत देर से इस तरफ खींच रही थी। मेरा हाफजा बहुत कमजोर है, चुनाचा ये दुकान ढूंढने में काफी वक्त सर्फ हो गया। यूं तो मैं अपने लिए एक कीमती शू खरीदने आया था, मगर जैसा कि मेरी आदत है दूसरी दुकानों में सजी हुई चीजें देखने में मसरूफ हो गया। एक स्टोर में सिगरेट केस देखे, दूसरे में पाइप। इसी तरह फुटपाथ पर टहलता हुआ जूतों की एक छोटी सी दुकान के पास आया और उसके अंदर चला गया कि चलो यहीं से खरीद लेते हैं। दुकानदार ने मेरा इस्तकबाल किया और पूछा, क्या मांगता है साहब? मैंने थोड़ी देर याद किया कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, क्रेप सोल शू इधर नहीं रखता हम। मानसून करीब थी, मैंने सोचा गम बूट ही खरीद लेता हूँ। गम बूट्स निकालो, बाजू वाले की दुकान से मिलेंगे। रबड़ की कई चीज हम इधर नहीं रखता। मैंने ऐसे ही पूछा, क्यों? सेठ की मर्जी। ये मुख्तसर मगर जामे जवाब सुनकर मैं दुकान से बाहर निकलने ही वाला था कि एक खुशपोश आदमी पर मेरी नजर पड़ी जो बाहर फुटपाथ पर एक बच्चा गोद में उठाए फल वाले से संतरा खरीद रहा था। मैं बाहर निकला और वो दुकान की तरफ मुड़ा। अरे गुलाम अली, सादत, ये कहकर उसने बच्चे समेत मुझे अपने सीने के साथ भैंच लिया। बच्चे को ये हरकत नागवार मालूम हुई, चुनाचा उसने रोना शुरू कर दिया। गुलाम अली ने उस आदमी को बुलाया जिसने मुझे कहा था कि रबड़ की कोई चीज इधर हम नहीं रखता, और उसे बच्चा देकर कहा, जाओ इसे घर ले जाओ। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, कितनी देर के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं। मैंने गुलाम अली के चेहरे की तरफ गौर से देखा। वो कचकलाही, वो हल्का सा गुंडापन जो उसकी इम्तियाजी शान था, अब बिल्कुल मफकूद था। मेरे सामने आतिशें तकरीरें करने वाले खादी पोश नौजवान की जगह एक घरेलू किस्म का आम इंसान खड़ा था। मुझे उसकी वो आखिरी तकरीर याद आई जब उसने जलियांवाला बाग की खनक फिजा को उन गरम अल्फाज से मुर्तअश किया था, निगार, तुम एक गुलाम बच्चे की माँ बनो, क्या तुम्हें ये गवारा होगा? फौरन ही मुझे उस बच्चे का ख्याल आया जो गुलाम अली की गोद में था। मैं उससे ये पूछा, ये बच्चा किसका है? गुलाम अली ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, मेरा। उससे बड़ा एक और भी है, कहो तुमने कितने पैदा किए? एक लहजे के लिए मुझे महसूस हुआ जैसे गुलाम अली के बजाय कोई और हल बोल रहा है। मेरे दिमाग में सैकड़ों ख्याल ऊपर तले गिरते गए। क्या गुलाम अली अपनी कसम बिल्कुल भूल चुका है? क्या उसकी सियासी जिंदगी उससे कतअन अलहदा हो चुकी है? हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का वो जोश, वो वलवला कहाँ गया? उस बेरेशो बरवत ललकार का क्या हुआ? निगार कहाँ थी? क्या उसने दो गुलाम बच्चों की माँ बनना गवारा किया? शायद वो मर चुकी हो सकता है गुलाम अली ने दूसरी शादी कर ली हो। क्या सोच रहे हो? कुछ बातें करो, इतनी देर के बाद मिले हैं। गुलाम अली ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा। मैं शायद खामोश हो गया था, एकदम चौंका और एक लंबी हाँ करके सोचने लगा कि गुफ्तगू कैसे शुरू करूं। लेकिन गुलाम अली ने मेरा इंतजार ना किया और बोलना शुरू कर दिया। ये दुकान मेरी है, 2 बरस से मैं यहाँ बम्बई में हूँ। बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है, 300-400 महीने के बच जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? सुना है कि बहुत बड़े अफसाना नफीस बन गए हो। याद है हम एक दफा यहाँ भाग के आए थे, लेकिन यार अजीब बात है, इस बम्बई और उस बम्बई में बड़ा फर्क महसूस होता है। ऐसा लगता है वो छोटी थी और ये बड़ी है। इतने में एक ग्राहक आ गया जिसे टेनिस शू चाहिए था। गुलाम अली ने उससे कहा, रबड़ का माल इधर नहीं मिलता, बाजू की दुकान में चले जाइए। ग्राहक चला गया तो मैंने गुलाम से पूछा, रबड़ का माल तुम क्यों नहीं रखते? मैं भी यहाँ क्रेप सोल शू लेने आया था। ये सवाल मैंने यूं ही किया था, लेकिन गुलाम अली का चेहरा एकदम बेरौनक हो गया। धीमी आवाज में बस इतना कहा, मुझे पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? यही रबड़ की बनी हुई चीजें। ये कहकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। जब नाकाम रहा तो जोर से खुश्क सा कहका लगाया, मैं तुम्हें बताऊंगा, है तो बिल्कुल वाहियात सी चीज, लेकिन मेरी जिंदगी से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। तफक्कर की गहराई
गुलाम अली के चेहरे पर पैदा हुई। उसकी आंखें, जिनमें अभी तक खुंदरापन मौजूद था, एक लहजे के लिए धुंधली हुई, लेकिन फिर चमक उठी। बकवास थी यार वो जिंदगी। सच कहता हूँ, सआदत में वो दिन बिल्कुल भूल चुका हूँ जब मेरे दिमाग पर लीडरी सवार थी। 4-5 बरस से अब बड़े सुकून में हूँ। बीवी है, बच्चे हैं। अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। अल्लाह के फजलो करम से मुतासिर होकर गुलाम अली ने बिजनेस का जिक्र शुरू कर दिया कि कितने सरमाए से उसने काम शुरू किया था, 1 बरस में कितना फायदा हुआ, अब बैंक में उसका कितना रुपया है। मैंने उसे दरमिया में टोका और कहा, लेकिन तुमने किसी वाहियात चीज का जिक्र किया था जिसका तुम्हारी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। एक बार फिर गुलाम अली का चेहरा बेरौनक हो गया। उसने एक लंबी हाँ की और जवाब दिया, गहरा ताल्लुक था, शुक्र है कि अब नहीं है, लेकिन मुझे सारी दास्तान सुनानी पड़ेगी। इतने में उसका नौकर आ गया। दुकान उसके सुपर्द करके वो मुझे अंदर अपने कमरे में ले गया, जहां बैठकर उसने मुझे इत्मीनान से बताया कि उसे रबड़ की चीजों से क्यों नफरत पैदा हुई। मेरी सियासी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ उसके मुतालिक तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरा कैरेक्टर कैसा था ये भी तुम्हें मालूम है। हम दोनों करीब करीब एक जैसे ही थे। मेरा मतलब है, हमारे माँ बाप किसी से फखरिया नहीं कह सकते थे कि हमारे लड़के बेऐब हैं। मालूम नहीं मैं तुमसे ये क्यों कह रहा हूँ, लेकिन शायद तुम समझ गए हो कि मैं कोई मजबूत कैरेक्टर का मालिक नहीं था। मुझे शौक था कि मैं कुछ करूं। सियासत से मुझे इसीलिए दिलचस्पी पैदा हुई थी, लेकिन मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं झूठा नहीं था। वतन के लिए मैं जान भी दे देता, अब भी हाजिर हूं। लेकिन मैं समझता हूं, बाद गौर और फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हिंदुस्तान की सियासत, उसके लीडर सब नापुख्ता हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं था। एक लहर उठती है, उसमें जोश, जोर, शोर सभी होता है, लेकिन फौरन ही बैठ जाती है। उसकी वजह जहां तक मेरा ख्याल है कि लहर पैदा की जाती है, खुद ब खुद नहीं उठती। लेकिन शायद मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा नहीं सका। गुलाम अली के ख्यालात में बहुत उलझाव था। मैंने उसे सिगरेट दिया। उसे सुलगा कर उसने जोर से 3 कश लिए और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हिंदुस्तान की हर कोशिश जो उसने आजादी हासिल करने के लिए की है गैर फितरी नहीं? कोशिश नहीं, मेरा मतलब है उसका अंजाम क्या हर बार गैर फितरी नहीं होता रहा? हमें क्यों आजादी नहीं मिलती? क्या हम सब नामर्द हैं? नहीं, हम सब मर्द हैं, लेकिन हम ऐसे माहौल में हैं कि हमारी कुव्वत का हाथ आजादी तक पहुंचने ही नहीं पाता। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा मतलब है आजादी और हमारे दरमियान कोई चीज हायल है? गुलाम अली की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, लेकिन ये कोई पक्की दीवार नहीं है, कोई ठोस चट्टान नहीं है, एक पतली सी झली है हमारी अपनी सियासत की, हमारी मसनूई जिंदगी की, जहां लोग दूसरों को धोखा देने के अलावा अपने आप से भी फरेब करते हैं। उसके ख्यालात बदस्तूर उलझे हुए थे। मेरा ख्याल है वो अपने गुज़िश्ता तजुर्बों को अपने दिमाग में ताज़ा कर रहा था। सिगरेट बुझाकर उसने मेरी तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, इंसान जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। नेक काम करने के लिए ये क्या जरूरी है कि इंसान अपना सर मुंडाए, गहरवे कपड़े पहने या बदन पर राख मले? तुम कहोगे ये उसकी मर्जी है, लेकिन मैं कहता हूँ उसकी इस मर्जी ही से, उसकी इस निराली चीज ही से गुमराही फैलती है। ये लोग ऊंचे होकर इंसान की फितरी कमजोरियों से गाफिल हो जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनके किरदार, उनके ख्यालात और अकीदे तो हवा में तहलील हो जाएंगे, लेकिन उनके मुंडे हुए सर, उनके बदन की राख और उनके गेरदे कपड़े सादा लुहु इंसानों के दिमाग में रह जाएंगे। गुलाम अली ज्यादा जोश में आ गया। दुनिया में इतने मुसल्ला पैदा हुए हैं, उनकी तालीम तो लोग भूल चुके हैं, लेकिन सुलेबें, धागे, धाड़ियां, कड़े और बगलों के बाल रह गए हैं। 1000 बरस पहले जो लोग यहाँ बसते थे, हम उनसे ज्यादा तजुर्बाकार हैं। मेरी समझ में नहीं आता आज के मसले क्यों ख्याल नहीं करते कि वो इंसान की शक्ल मस्ख कर रहे हैं। जी में कई दफा आता है बुलंद आवाज में चिल्लाना शुरू कर दूं, खुदा के लिए इंसान को इंसान रहने दो, उसकी सूरत को तुम बिगाड़ चुके हो। ठीक है, अब उसके हाल पर रहम करो। तुम उसको खुदा बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो गरीब अपनी इंसानियत भी खो रहा है। सादत में खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, ये मेरे दिल की आवाज है। मैंने जो महसूस किया है
वही कह रहा हूँ, अगर ये गलत है तो फिर कोई चीज दुरुस्त और सही नहीं है। मैंने पूरे 2 बरस दिमाग के साथ कई कुश्तियां लड़ी हैं। मैंने अपने दिल, अपने ज़मीर, अपने जिस्म, अपने रुएं रुएं से बहस की है, मगर इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इंसान को इंसान ही रहना चाहिए। नफ्स हजारों में 1-2 आदमी मारे, सबने अपना नफ्स मार लिया, तो मैं पूछता हूं ये कुश्ता काम किसकी आएगा। यहाँ तक कहकर उसने एक और सिगरेट लिया और उसे सुलगाने में सारी तीली जलाकर गर्दन को एक खफीफ सा झटका दिया। कुछ नहीं सआदत, तुम नहीं जानते मैंने कितनी रूहानी और जिस्मानी तकलीफ उठाई है, लेकिन फितरत के खिलाफ जो भी कदम उठाएगा उसे तकलीफ बर्दाश्त करनी ही होगी। मैंने उस रोज, तुम्हें याद होगा वो दिन, जलियांवाला बाग में उस बात का ऐलान करके कि निगार और मैं गुलाम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, एक अजीब किस्म की बरकी मुसरत महसूस की थी। मुझे ऐसा लगा था कि इस ऐलान के बाद मेरा सर ऊंचा होकर आसमान के साथ जा लगा है। लेकिन जेल से वापस आने के बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस बात का तकलीफ दे बहुत ही अजियत रसा एहसास होने लगा कि मैंने अपने जिस्म का, अपनी रूह का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा मफलूज कर दिया है। अपने हाथों से मैंने अपनी जिंदगी के बाग का सबसे हसीन फूल मसल डाला है। शुरू में इस ख्याल से मुझे एक अजीब किस्म का तसली बख्श फख्र महसूस होता रहा कि मैंने ऐसा काम किया है जो दूसरों से नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे शऊर के मसाम खुलने लगे तो हकीकत अपनी तमाम तलखियों समेत मेरे रगो रेशे में रचने लगी। जेल से वापस आने पर मैं निगार से मिला। अस्पताल छोड़कर वो बाबा जी के आश्रम में चली गई थी। 7 महीने की कैद के बाद जब मैं उससे मिला तो उसकी बदली हुई रंगत, उसकी तब्दील शुदा जिस्मानी और दिमागी कैफियत देखकर मैंने ख्याल किया शायद मेरी नजरों ने धोखा खाया है। लेकिन 1 बरस गुजरने के बाद 1 बरस उसके साथ गुलाम अली के होठों पर जख्मी मुस्कुराहट पैदा हुई। हाँ, 1 बरस उसके साथ रहने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उसका गम भी वही है जो मेरा है, लेकिन वो मुझ पर जाहिर करना चाहती है, ना मैं उस पर जाहिर करना चाहता हूँ। हम दोनों अपने अहद की जंजीरों में जकड़े हुए थे। 1 बरस में सियासी जोश आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो चुका था। खादी के लिबास और तिरंगे झंडों में अब वो पहली सी कशिश बाकी ना रही थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा अगर कभी बुलंद होता भी था तो उसमें वो शान नजर नहीं आती थी। जलियांवाला बाग में एक तंबू भी नहीं था। पुराने कैंपों के खोंटे कहीं कहीं गड़े नजर आते थे। खून से सियासत की हरारत करीब करीब निकल चुकी थी। मैं अब ज्यादा वक्त घर ही में रहता था, अपनी बीवी के पास। एक बार फिर गुलाम अली के होठों पर वही जख्मी मुस्कुराहट पैदा हुई और वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मैं भी चुप रहा क्योंकि मैं उसके ख्यालात का तसलसल तोड़ना नहीं चाहता था। चंद लम्हात के बाद उसने अपनी पेशानी का पसीना पहुंचा और सिगरेट बुझाकर कहने लगा, हम दोनों एक अजीब किस्म की लानत में गिरफ्तार थे। निगार से मुझे जितनी मोहब्बत है तुम उससे वाकिफ हो। मैं सोचने लगा ये मोहब्बत क्या है। मैं उसको हाथ लगाता हूँ तो क्यों उसके रद्दे अमल को अपनी महराज पर पहुँचने की इजाजत नहीं देता। मैं क्यों डरता हूँ कि मुझसे कोई गुनाह सरजद हो जाएगा। मुझे निगार की आंखें बहुत पसंद हैं। एक रोज जबकि शायद मैं बिल्कुल सही हालत में था, मेरा मतलब है जैसा कि हर इंसान को होना चाहिए था, मैंने उन्हें चूम लिया। वो मेरे बाजुओं में थी, यूं कहो कि एक कपकपी थी जो मेरे बाजुओं में थी। करीब था कि मेरी रूह अपने पर छुड़ाकर फड़फड़ाती हुई ऊंचे आसमान की तरफ उड़ जाए कि मैंने उसे पकड़ लिया और कैद कर दिया। उसके बाद बहुत देर तक, कई दिनों तक अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरे इस फ़ैल से, मेरे इस बहादुराना कारनामे से मेरी रूह को ऐसी लज़्ज़त मिली है जिससे बहुत कम इंसान आशना है। लेकिन हकीकत यह है कि मैं इसमें नाकाम रहा और इस नाकामी ने, जिसे मैं एक बहुत बड़ी कामयाबी समझना चाहता था, खुदा की कसम ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा समझूं, मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी इंसान बना दिया। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, इंसान हीले बहाने तलाश कर लेता है। मैंने भी एक रास्ता निकाल लिया।
हम दोनों सूख रहे थे। अंदर ही अंदर हमारी तमाम लुताफतों पर पिपड़ी जम रही थी। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर बन रहे थे। मैंने सोचा बहुत दिनों के गौर फिक्र के बाद हम अपने अहद पर कायम रहकर भी, मेरा मतलब है कि निगार गुलाम बच्चे पैदा नहीं करेगी। ये कहकर उसके होठों पर तीसरी बार वो जख्मी मुस्कुराहट पैदा हुई, लेकिन फौरन ही एक बुलंद कहके में तब्दील हो गई जिसमें तकलीफ देह एहसास की चुभन नुमाया थी। फिर फौरन ही संजीदा होकर वो कहने लगा, हमारी अज़दवाजी जिंदगी का ये अजीबो गरीब दौर शुरू हुआ। अंधे को जैसे एक आंख मिल गई। मैं एकदम देखने लगा, लेकिन ये बसारत थोड़ी देर ही के बाद धुंधली होने लगी। पहले पहल तो यही ख्याल था। गुलाम अली मौजू अल्फाज तलाश करने लगा। पहले पहल तो हम मुतमैन थे। मेरा मतलब है शुरू में हमें इसका कतअन ख्याल नहीं था कि थोड़ी ही देर के बाद हम नामुतमैन हो जाएंगे। यानी एक आंख तकाजा करने लगी कि दूसरी आंख भी हो। आगाज में हम दोनों ने महसूस किया था जैसे हम सेहतमंद हो रहे हैं, हमारी तंदुरुस्ती बढ़ रही है। निगार का चेहरा निखर गया था, उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई थी। मेरे एज़ा से भी खुश्क सा तनाव दूर हो गया था जो पहले मुझे तकलीफ दिया करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों पर अजीब किस्म की मर्दनी छाने लगी। एक बरस ही में हम दोनों रबड़ के पुतले से बन गए। मेरा एहसास ज्यादा शदीद था, तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन खुदा की कसम उस वक्त जब मैं बाजू का गोश्त चुटकी में लेता तो बिल्कुल रबड़ मालूम होता। ऐसा लगता था कि अंदर खून की नसें नहीं हैं। निगार की हालत मुझसे जहां तक मेरा ख्याल है मुख्तलिफ थी। उसके सोचने का जाविया और था। वो माँ बनना चाहती थी। गली में जब भी किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो उसे बहुत सी आहें छुप छुप कर अपने सीने के अंदर दफन करना पड़ती थी। लेकिन मुझे बच्चों का कोई ख्याल नहीं था। बच्चे ना हुए तो क्या है, लेकिन मैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। ये कितनी बड़ी बात है कि मैं अपने अहद पर कायम हूँ। इससे तस्कीन तो काफी हो जाती थी, मगर मेरे जहन पर जब रबड़ का महीन महीन जाला तनने लगा तो मेरी घबराहट बढ़ गई। मैं हर वक्त सोचने लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे दिमाग के साथ रबड़ काल में चिमट गया। रोटी खाता तो लुकमे दांतों के नीचे किचकिचाने लगते। ये कहते हुए गुलाम अली को फैरी आ गई। बहुत ही वाहियात और गलत चीज थी। उंगलियों में हर वक्त जैसे साबुन सा लगा है। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। ऐसा लगता था कि मेरी रूह का सारा रस निचड़ गया है और इस छिलका सा बाकी रह गया है। इस्तेमाल शुदा। गुलाम अली हंसने लगा। शुक्र है कि वो लानत दूर हुई। लेकिन साजद किन अजियतों के बाद जिंदगी बिल्कुल सूखे हुए छीछड़े की शक्ल अख्तियार कर गई थी। सारी हंसी मुर्दा हो गई थी, लेकिन लम्स की हिस्स गैर फितरी हद तक तेज हो गई थी। तेज नहीं, उसका सिर्फ एक रुख हो गया था। लड़की में, शीशे में, लोहे में, कागज में, पत्थर में, हर जगह रबड़ की वो मुर्दा, वो उपकाई भरी मुलायमी। ये अजाब और भी शदीद हो जाता जब मैं इसकी वजह का ख्याल करता। मैं 2 उंगलियों से इस लानत को उठाकर फेंक सकता था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं चाहता था मुझे कोई सहारा मिल जाए। अजाब के इस समंदर में मुझे एक छोटा सा तिनका मिल जाए जिसकी मदद से मैं किनारे लग जाऊं। बहुत देर तक मैं हाथ पांव मारता रहा, लेकिन एक रोज जब कोठे पर धूप में एक मजहबी किताब पढ़ क्या रहा था, ऐसे ही सरसरी नजर से देख रहा था कि अचानक मेरी नजर एक हदीस पर पड़ी। खुशी से उछल पड़ा। सहारा मेरी आंखों के सामने मौजूद था। मैंने बार बार वो सतरें पढ़ी। मेरी खुश्क जिंदगी जैसे शराब होने लगी। लिखा था कि शादी के बाद मियाँ बीवी के लिए बच्चे पैदा करने लाजिम हैं। सिर्फ इसी हालत में उनकी पैदाइश रोकने की इजाजत है जब वालिदैन की जिंदगी खतरे में हो। मैंने 2 उंगलियों से इस लानत को उठाया और एक तरफ फेंक दिया। ये कहकर वो बच्चों की तरह मुस्कुराने लगा। मैं भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने 2 उंगलियों से सिगरेट का टुकड़ा उठाकर एक तरफ ऐसे फेंका था जैसे वो कोई नहायत ही मकरू चीज है। मुस्कुराते मुस्कुराते गुलाम अली दफअतन संजीदा हो गया। मुझे मालूम है सादत, मैंने जो कुछ तुमसे कहा है तुम उसका अफसाना बना दोगे, लेकिन देखो मेरा मजाक मत उड़ाना। खुदा की कसम, मैंने जो कुछ महसूस किया था वही तुमसे कहा है। मैं इस मामले में तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जो कुछ हासिल किया है वो ये है कि फितरत की खिलाफ वर्जी हरगिज बहादुरी नहीं। ये कोई कारनामा नहीं कि तुम फाका कशी करते करते मर जाओ।
या जिंदा रहो, कब्र खोद कर उसमें गड़ जाना और कई कई दिन उसके अंदर दम साधे रखना, नोकीली कीलों के बिस्तर पर महीनों लेटे रहना, एक हाथ बरसों ऊपर उठाए रखना हत्ता कि वो सूख सूख कर लकड़ी हो जाए। ऐसे मुर्दारी पने से खुदा मिल सकता है ना सूरज। और मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान को सूरज सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा कि यहाँ मदारी ज्यादा हैं और लीडर कम। जो हैं वो कवानीन फितरत के खिलाफ चल रहे हैं। ईमान और साफ दिली का बर्थ कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने सियासत इजाद कर ली है और यही सियासत है जिसने आज़ादी के रहम का मुंह बंद कर दिया है। गुलाम अली इसके आगे भी कुछ कहने वाला था कि उसका नौकर अंदर दाखिल हुआ। उसकी गोद में शायद गुलाम अली का दूसरा बच्चा था जिसके हाथ में एक खुश रंग बैलून था। गुलाम अली दीवानों की तरह उस पर झपटा। पटाखे की सी आवाज आई, बैलून फट गया और बच्चे के हाथ में धागे के साथ रबड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लटकता रह गया। गुलाम अली ने 2 उंगलियों से उस टुकड़े को छीनकर यूं फेंका जैसे वो कोई निहायत ही मकरू चीज थी।